हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट हमने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। चलिए और कुछ क्वेश्चन से लाइन में जो जिनको हम और सॉल्व कर देते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट वेट ऑफ यूरिया व्हिच मस्ट बी डिसॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर, सो फाइनल सॉल्यूशन हैज वेपर प्रेशर 2% लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए एंड चेक कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। गिवन आपको वेट ऑफ यूरिया बताना है आपको, विच मस्ट बी डिसॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट का मास आपको गिवन है 400 ग्राम एंड बोला है फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 2% लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट। सो अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आप P नॉट से रिप्रेजेंट करें, P नॉट, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS कितना हो जाएगा, P नॉट का यहाँ पे कितना है 2% लेस है, तो P नॉट में से कितना परसेंट लेस कर देंगे, P नॉट का 2% लेस कीजिएगा तो मिल जाएगा 0.98 P नॉट। बिकॉज आपको कोई स्पेसिफिक वेपर प्रेशर यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम P नॉट की टर्म में यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे। Now from here we can calculate weight of urea. So what is the relation between vapor pressure of solution, vapor pressure of solvent? P naught minus PS upon PS equal to I into small n upon capital N. आप चाहे तो आप RNVP वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों से ही आंसर आपको सिमिलर आएगा, बट यहाँ से कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी आपको मिलेगा। So P naught minus PS is 0.98, P naught upon 0.98, P नॉट इक्वल टू यूरिया। यूरिया ना तो डिसोशिएट होता है ना एसोसिएट होता है, तो इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा 1 इक्वल टू कितना मास यूरिया डिसॉल्व किया है वही आपको पता करना है, मोलर मास ऑफ यूरिया। अच्छा, फॉर्मूले की बात करें, यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा NH2CO। NH2 इसका मोलर मास कितना होगा यहाँ पर 60 होता है। सो अपॉन 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 400 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18, बिकॉज वाटर है तो मोलर मास क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। फ्रॉम हियर कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया कितना होगा, ये P नॉट माइनस 0.098 P नॉट 0.02 P नॉट अपॉन 0.98 P नॉट इंटू 60 इंटू 400 अपॉन 18, राइट। तो सॉल्व कीजिए 2 इंटू 60 इंटू 400 अपॉन 98 इंटू 18, 6 से कैंसिल आउट कीजिए 3 टाइम 10 टाइम, ये 49 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। नियर बाय इसको 50 मान लीजिए, 50 मान के कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका नियर बाय आ जाएगा 4000 अपॉन 150 या 147। सो मास ऑफ यूरिया यहाँ से आपको मिलेगा 27.2 ग्राम के नियर बाय। तो इतना मास ऑफ यूरिया जब आप 400 ग्राम ऑफ वाटर में डालेंगे तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो 2% से कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ एसीटोन, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 271 mm of Hg। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन इज 283 mm of Hg, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये भी आपको जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। गिवन आपको एसीटोन 10 ग्राम, सॉरी एसीटोन आपको गिवन है हाउ मच 80 ग्राम एसीटोन, जो कि क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट आपको गिवन है यहाँ पर हाउ मच 10 ग्राम सॉल्यूट गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P नॉट आपको गिवन है, सॉरी PS गिवन है 271 mm of Hg एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट गिवन है 283 mm of Hg. So we have to calculate molar mass of solid. Just put the value in the formula. So P naught minus PS upon PS equal to small n upon capital N, जो भी को यहाँ पे वाटर फैक्टर होगा उसको पुट कर देंगे। अगर डिसोशिएट या एसोसिएट हो रहा है तो आपको यहाँ पे डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम वन फैक्टर को क्या ले लेंगे यहाँ पर बन लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आपको सेम आंसर आएगा, बट यहाँ से कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहेगा। सो वैल्यू पुट कीजिए P नॉट 283 माइनस
271 अपॉन 271 इक्वल टू n का वैल्यू कितना होगा 1, मास ऑफ सॉल्यूट 10 अपॉन मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 80, एसीटोन के मोलर मास की बात करें, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, तो कैलकुलेट कीजिए 36 प्लस 6 प्लस 16 तो कितना 58 यहाँ पर मोलर मास आपको एसीटोन का मिलेगा। सो मोलर मास ऑफ एसीटोन इज 58। सो वी हैव टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 10 into 58 अपॉन 80, दोनों का डिफरेंस कितना 12 into 271। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी है, नियर बाय कैलकुलेशन करके देखिएगा और ऑप्शन में चेक कीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा यहाँ पे लगभग 163 ग्राम पर मोल। तो सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। नेक्स्ट गिवन है आपको वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर इज 20 torr. If 1 mole of water is further added into it, vapor pressure increased by 0.0 torr. Calculate vapor pressure of pure water and molecular weight of non-volatile solute. तो फर्स्ट पॉज द वीडियो, क्वेश्चन को ठीक से रीड कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर को चेक कीजिए। चलिए इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या देख लेते हैं। तो बोला है आपको यहाँ पर सॉल्यूट इज 6 ग्राम, सॉल्वेंट 180 ग्राम, फर्स्ट कंडीशन में आपको सॉल्वेंट 180 ग्राम दे रखा है, राइट। और बोला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 20 torr, ठीक है। सेकंड कंडीशन बोला है इफ 1 mole of water further added into it, तो यहाँ पर सॉल्यूट तो 6 ग्राम ही है, यहाँ पर सॉल्वेंट कितना हो गया 180 ग्राम में 18 ग्राम यानी 198 यानी 11 मोल यहाँ पर हो जाएगा। तो इनिशियली 10 मोल सॉल्वेंट क्या था, जब आपने 1 मोल सॉल्वेंट और ऐड कर दिया तो 11 मोल ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर हो जाएगा। बोला गया है if 1 mole of water is further added into it, vapor pressure increased by 0.02, तो यहाँ पर now vapor pressure of solution become 20.02 torr. Calculate vapor pressure of pure water, means आपको P नोट बताना है, P नोट कितना है एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी आपको बताना है। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है तो 2 डिफरेंट इक्वेशन आपको यहाँ से बनानी है। तो कॉन्सेप्ट हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, वन ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो आरएलवीपी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट इससे कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी होगी। तो फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें, पी नॉट आपको पता नहीं है, फर्स्ट यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना है 20 torr इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 6 ग्राम अपॉन मोलर मास आपको पता नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 180 ग्राम, यहाँ पे 10 मोल है तो यहाँ पे कैपिटल एन की जगह आप डायरेक्ट 10 मोल पुट कर दें। तो एक इक्वेशन तो ये बना। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, पी नॉट माइनस वेपर प्रेशर 0.02 से बढ़ गया था तो 20.02 अपॉन 20.02, तो सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो वेपोराइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, वेपोराइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। I इनटू मास ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 11। तो 2 डिफरेंट इक्वेशन मिली है, दोनों का रेशियो ले लीजिए, यहाँ से मोलर मास कैंसिल आउट हो जाएगा, पी नॉट बचेगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो रेशियो ले 1/2 कितना होगा पी नॉट माइनस 20 अपॉन 20 इनटू पी नॉट माइनस 20.02 अपॉन 20.02 विल बी इक्वल टू आई कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बाय मोलर मास, 6 बाय मोलर मास से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 11/10, राइट। तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना 20.02 पी नॉट माइनस 400.4 सॉरी यस अपॉन 20 पी नॉट माइनस 400.4 इक्वल टू 11/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से पी नॉट आपको मिल जाएगा 200.2 पी नॉट माइनस 4004 इक्वल टू 220 पी नॉट माइनस
440.4. So from this P naught will be equal to, इसको इधर लाइए, so 220 P naught minus 200.2 P naught equal to 440.4 minus 4004. यहाँ से डेसिमल आपको हटाना है, कितना हो जाएगा 4404.4. तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो पी नॉट आपको मिल जाएगा लगभग कितना 20.22 टोर के इक्वल, राइट। तो पी नॉट आपको मिला, किसी भी एक फॉर्मूले में आप पी नॉट का वैल्यू पुट कीजिए और मोलर मास आपको यहां से मिल जाएगा। सो फर्स्ट वाले में हम पुट कर दें पी नॉट माइनस 20/20 इक्वल टू आई, कितना होगा 1, बिकॉज यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसके डिसोसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 6 अपॉन मोलर मास कितना, वही आपको पता करना है, इनटू 10। तो पी नॉट कितना है 20.22 माइनस 20/20 इक्वल टू 6 अपॉन मोलर मास इनटू 10। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 6 into 20/10 into 0.22। तो यहाँ से आपको मोलर मास मिल जाएगा नियर बाय 58 ग्राम पर मोल, राइट। तो ये भी कैलकुलेशन हालांकि लेंदी थी, बट यहाँ पे बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको इफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज ऑफ AB3 सॉल्यूट आपको गिवन है AB3 इज प्रिपेयर्ड एट 300 केल्विन हैविंग डेंसिटी 1.846 ग्राम पर ml। इफ सॉल्यूट इज 50% डिसोशिएट देन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपको गिवन है 25 mm ऑफ Hg एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 460 ग्राम पर मोल। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, चेक कीजिए, पढ़िए, देन सॉल्व कीजिए। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो फॉर्मूला क्या, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस इक्वल टू वांट फैक्टर इनटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मोलरिटी का गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है। तो अगर आपको मोलरिटी पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या मोलरिटी निकाल सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो हम इसे मोलरिटी की टर्म वाला फॉर्मूला भी ले लेते हैं। क्या होता है, I इंटू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, राइट। तो पी नॉट आपको पता है, पीएस आपको पता करना है। तो पहले हम मोलरिटी निकाल लें। मोलरिटी आपको पता है, मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, मोलरिटी इक्वल टू m इंटू 1000 अपॉन 1000d माइनस m इंटू mw। आपको सॉल्यूशन का मोलरिटी भी पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है। तो मोलरिटी इज m कितना 0.1 इंटू 1000 अपॉन 1000d। डेंसिटी कितना है सॉल्यूशन का यहाँ पर 1.846 माइनस मोलरिटी कितना है 0.1 इंटू मोलर मास 460। सो 100 अपॉन कितना हो जाएगा 1846 माइनस कितना हो जाएगा 46। सो ये कितना बचेगा 100 अपॉन कितना 1800। सो 1/18 यहाँ पर आपको इसका मोलरिटी मिल जाएगा, राइट। तो अब तो बस यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की देर है। तो कितना हो जाएगा पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीएस। आपको यहाँ से पीएस निकालना है तो हम क्या करें, पीएस को बोथ साइड डिवाइड कर दें। तो कितना बचेगा पी नॉट अपॉन पीएस माइनस पीएस अपॉन पीएस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू, अच्छा यहाँ से पहले हम वांट फैक्टर को भी कैलकुलेट कर दें। आपको बोला है इसका 50% डिसोशिएट हो रहा है। तो अगर जब AB3 डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा A3 प्लस 3B माइनस। तो वांट फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1। अल्फा कितना है 50% मींस 1/4। 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। 3/1/2 बिकॉज यहाँ पे 50% अल्फा आपको दे रखा है। तो 4 माइनस 1 3, 3/2 1.5, 1.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा वांट फैक्टर 2.5। सो पुट कीजिए फॉर्मूले में वैल्यू पी नॉट अपॉन पीएस माइनस 1 इक्वल टू आई इंटू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो पी नॉट आपको पता है कितना है 25 अपॉन पीएस माइनस 1 इक्वल टू वांट फैक्टर कितना मिला 2.5
इंटू मोलैलिटी कितना मिला 1/18, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18, कुछ भी बोला नहीं तो आप वाटर ही कंसीडर करेंगे अपॉन 1000, राइट। तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन PS इक्वल टू 1 प्लस कितना 0.0025, 0.0025, so 25 upon PS will be equal to 1.0025 and PS will be equal to 25 upon 1.00. So from here you can get the vapor pressure of solution. It will be nearby equal to 24.93 mm of Hg, right? तो ये तो डेटा कुछ ऐसा गिवन था जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो गई, अदरवाइज आप यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपको मोलैलिटी से कैलकुलेट करना तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ऑसवाल्ड वॉकर मेथड। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें यहाँ पे हम कोरिलेशन के बेसिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले असेंबली की बात करें। असेंबली क्या है, यहाँ पे दो कंटेनर लिए गए हैं, एक में सॉल्यूशन फिल किया गया है जिसका वेपर प्रेशर हमें पता है, और एक में प्योर सॉल्वेंट फिल किया गया है जिसका वेपर प्रेशर हमें पता है। यहाँ पे सॉल्यूशन को सॉल्वेंट कंटेनर से कनेक्ट किया गया है एक ग्लास ट्यूब के थ्रू, देन फिर सॉल्वेंट कंटेनर को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के थ्रू कनेक्ट किया गया है एनहाइड्रस, जिसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड फिल्ड है। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि यहाँ से हम ड्राई एयर या हॉट एयर इसमें पास करते हैं, तो जब यहाँ पे ड्राई एयर या हॉट एयर पास करेंगे तो वो क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को हीट करके उसको वेपोराइज करेगा, राइट। वेपोराइज करेगा तो यहाँ से उसका वेपर क्या होगा, इस तरफ आएगा और वो इस प्योर सॉल्वेंट को हीट करके वेपोराइज करने का काम करेगा, राइट। यहाँ पे कहीं पर भी हीट लॉस का कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पे जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी यहाँ सप्लाई हो रही है। यहाँ पे जो वेपर आ रहा है वो इसको हीट कर रहा है, इसका वेपोराइजेशन हुआ, वो वेपर इधर आ रहा है और यहाँ पर उस वेपर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है ऑसवाल्ड वॉकर मेथड में कि जब आप यहाँ से ड्राई एयर पास कराते हैं तो यहाँ पे जो वेपोराइजेशन होता है या जो वेपर बनकर यहाँ से बाहर निकलती है तो इस सॉल्यूशन के मास में कुछ लॉस होता है। इस सॉल्यूशन के मास में लॉस होगा, वो डिपेंड करेगा उसके वेपर प्रेशर पर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका मास उतना ही ज्यादा लॉस होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ही कम होगा उसके मास में उतना ही कम लॉस होगा, उसका वेपोराइजेशन उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर ये कंसिडर किया गया है कि जो वेपर जो मास में लॉस होता है या जो कहीं पर मास में अगर गेन होता है तो वो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। तो जब यहाँ पे ड्राई एयर आप पास कर रहे हैं तो इस सॉल्यूशन का क्या हुआ, वेपोराइजेशन हुआ। इस सॉल्यूशन का वेपोराइजेशन हुआ तो इस सॉल्यूशन के मास में कुछ लॉस होगा और उसका मास में जो लॉस है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो मास में लॉस ज्यादा होगा और अगर वेपर प्रेशर कम है तो मास में लॉस भी कम होगा। अब देखिए यहाँ पर जो वेपर बन रहा है वो इधर आकर हीट कर रहा है और इसको वेपोराइज कर रहा है, तो इसके मास में भी कुछ लॉस होगा। बट हमें पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर सपोज कि आपने यहाँ पर ड्राई एयर सॉल्यूशन के अंदर डाला तो उससे क्या हुआ, सॉल्यूशन का वेपोराइजेशन हुआ। तो यहां से मान लेते हैं कि सपोज 10 ग्राम का यहाँ पर वेपोराइजेशन हो रहा है, 10 ग्राम यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपोराइजेशन हुआ। अब जो 10 ग्राम वेपर बना वो इधर आकर क्या करेगा, इस सॉल्वेंट को हीट करेगा, तो सॉल्वेंट का भी क्या होगा, यहाँ पर वेपोराइजेशन होगा, सॉल्वेंट का वेपर बाहर जाएगा। बट हमें पता है कि पी नॉट का वैल्यू पीएस से ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 20 ग्राम यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट वेपोराइज हो रहा है, सॉरी सॉल्यूशन का जो वेपोराइजेशन हुआ उससे सॉल्यूशन के मास में कितने ग्राम का लॉस हुआ, 10 ग्राम का, ठीक है। अब वो 10 ग्राम यहाँ पर एंट्री कर रहा है और इसकी वजह से क्या हुआ, सॉल्यूशन के 20 ग्राम का सॉरी प्योर सॉल्वेंट के 20 ग्राम का वेपोराइजेशन हो गया। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्वेंट के लॉस की बात करें तो सॉल्वेंट का लॉस कितना होगा,
यहाँ पे 10 ग्राम इधर आ रहा है और 20 ग्राम का लॉस हो रहा है। यहाँ पे वेपोराइज कौन होगा, सॉल्वेंट ही वेपोराइज होगा। तो इधर से सॉल्वेंट वेपोराइज हुआ और इधर आया, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के मास में लॉस कितना हुआ, 20 ग्राम जा रहा है और 10 ग्राम आ रहा है। तो यहाँ पे नेट लॉस कितने ग्राम का हुआ, 10 ग्राम का ही हुआ। तो वही हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपोराइजेशन हुआ तो जो सॉल्यूशन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पे आरएलवीपी के अकॉर्डिंग बात करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन वेपोराइज होगा, केवल सॉल्वेंट ही वेपोराइज होगा। तो सॉल्वेंट यहाँ पर आएगा, वो इसको फर्दर हीट करेगा, वेपोराइज करेगा, तो यहाँ से आने वाला अमाउंट तो कम होगा बट जाने वाला अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये कंसीडर किया गया है कि जो सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के मास में जो लॉस हो रहा है या सॉल्वेंट के मास में जो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्विवेलेंट होगा, उसके वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा इसके मास में उतना ही ज्यादा लॉस होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना कम होगा उसके मास में लॉस उतना ही कम होगा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट वेपोराइज होकर यहाँ पर आ रहा है, आपको ये आइडिया है कि P नॉट PS के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, तो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, तो जाने वाला अमाउंट ज्यादा होगा और आने वाला अमाउंट कम होगा। तो यहाँ पे 10 ग्राम आ रहा है बट 20 ग्राम यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के मास में ओवरऑल लॉस ही होने वाला है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के मास में लॉस आप कैसे बताएंगे कि कितना अमाउंट गया माइनस कितना अमाउंट आया, तो 20 माइनस 10, तो इसके मास में कितना लॉस हुआ, 10 ग्राम का। अब यहाँ पे जो जाने वाला अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर, और आने वाला अमाउंट किस पर डिपेंड, जाने वाला जो अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर, और जो आने वाला अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना कम होगा उतना ही कम वेपोराइजेशन होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर इसके अंदर सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन होने वाला है। तो यहाँ पे कितना नेट अमाउंट लॉस हुआ होगा, कितना अमाउंट जा रहा है माइनस कितना अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो गेन या लॉस है वो वेपर प्रेशर की टर्म में ही आपको बताया है। तो जो यहाँ पे नेट लॉस हो रहा होगा वो कितना होगा, P नॉट माइनस PS, बिकॉज P नॉट तो यहाँ पे वो वेपर प्रेशर जो यहाँ से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो इस बात पे डिपेंड करेगा, इसका लॉस इस बात पे डिपेंड करेगा इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, तो जाने वाला अमाउंट आने वाले अमाउंट से ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से ज्यादा है, तो इसका वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो यहाँ से जो अमाउंट जा रही होगी वो आने वाली अमाउंट से कम ही रहने वाली है। अब यहाँ से जो वेपर जा रही है उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, जितना आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट वेपोराइज हो रहा है, जितना ज्यादा वेपोराइज होगा उतना ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है ये डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पर। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मास को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो गेन इन मास ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसके इक्वल होगा, P नॉट के इक्वल, बिकॉज यहाँ पे जो मास एब्जॉर्ब किया जा रहा है या जो वेपर एब्जॉर्ब की जा रही है वो किसकी, सॉल्वेंट की, और उसका वेपोराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर। तो अब अगर ऑसबॉर्न वोकर मेथड से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको तीन इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि यहाँ पर जब आप ड्राई एयर या ड्राई एयर पास करा रहे हैं या इनको हीट कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के मास में कितना लॉस हो रहा है, या सॉल्वेंट के मास में कितना लॉस हो रहा है, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के मास में कितना गेन हो रहा है। तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, आरएलवीपी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको आरएलवीपी बन पा रहा है क्या, आपके पास P नॉट माइनस PS का वैल्यू है, आपके पास P नॉट का वैल्यू है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गेन इन मास ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, P नॉट माइनस PS, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के मास में गेन क्या है,
पी नॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या होगा, आर एल वी पी हुआ। इसको आप कैसे बोलते हैं, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो जहां पे भी सॉल्यूट आता है उसको आप क्या करते हैं, वन ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। यहाँ पे सॉल्यूशन के मास में लॉस होगा, वो उसको आप किसके इक्विवेलेंट मानेंगे, उसके वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट। यहाँ पे कितना मास लॉस हो रहा होगा, बिकॉज सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है इसलिए ज्यादा वेपोराइजेशन इधर होगा, इसका वेपोराइजेशन कम हो रहा होगा इसलिए ज्यादा मास इधर से जा रहा होगा और कम मास आ रहा होगा। तो जो मास जा रहा है वो पी नॉट और जो आ रहा है वो पी एस। तो पी नॉट माइनस पी एस क्या होगा, इस सॉल्वेंट के मास में लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे कौन आ रहा है, ये सॉल्वेंट आ रहा है, कहां से आ रहा है, सॉरी सॉल्वेंट आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, सॉल्वेंट चेंबर से आ रहा है। तो इसके जो मास में गेन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर। तो गेन किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, वेपर प्रेशर के, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट। तो यहां से आपको इन दो इंफॉर्मेशन से आरएलवीपी का वैल्यू मिल जाएगा। एक और वैल्यू की हम बात करें, एक और फॉर्मूला की हम बात करें, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के मास में लॉस कितना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन सॉल्यूशन के मास में लॉस क्या है, पी एस विल बी इक्वल टू, ये रिलेशन किसके इक्वल होता है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो जहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे वहां पर आप वन ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, मोलेलिटी की टर्म में, I इंटू मोलेलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो ये दो फॉर्मूला आप यहां से डेराइव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको यहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यहाँ पे आरएलवीपी पूछा जा सकता है, या इनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी पूछा जा सकता है, या मोलिडिटी का कैलकुलेशन भी करवाया जा सकता है, राइट। तो चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन आपको, ड्राई एयर वाज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन गिवन है कि 5 ग्राम सॉल्यूट 80 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व है, एंड देन इट इज पास थ्रू प्योर वाटर। तो पहले सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं, देन फिर सॉल्वेंट से पास कर रहे हैं। लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन वाज 2.5 ग्राम एंड लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर वाज 0.04 ग्राम, देन फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या गिवन है, सॉल्यूट गिवन है आपको 5 ग्राम, सॉल्वेंट आपको गिवन है हाउ मच, 80 ग्राम। तो सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि उसके अंदर सॉल्यूट 5 ग्राम है, सॉल्वेंट 80 ग्राम है। लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से अब आप देख लीजिए सॉल्यूशन के वेट में किसके अकॉर्डिंग लॉस होगा, उसके वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्विवेलेंट कंसीडर किया गया है, उसके वेपर प्रेशर के लॉस के इक्वल। कितना गिवन है आपको, 2.5 ग्राम, एंड बोला गया है लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर। तो सॉल्वेंट के मास में लॉस क्या होगा, लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो जाने वाला अमाउंट ज्यादा होगा, आने वाला अमाउंट कम होगा। तो नेट लॉस क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस, क्योंकि कुछ अमाउंट जा रहा है और कुछ आ रहा है। तो नेट लॉस क्या होने वाला है, पी नॉट माइनस पी एस। ये कितना गिवन है, 0.04 ग्राम। देन कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड। तो इनके बेसिस पे आप यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, यस बिल्कुल है। ये किसके इक्वल होगा, आई इंटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। क्या डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं है। तो आप वन का फैक्टर कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो पी नॉट माइनस पी एस का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 0.04 अपॉन पी एस कितना गिवन है, 2.5 इक्वल टू सॉल्यूट का मास कितना गिवन है, 5 ग्राम अपॉन मोलर मास आपको पता करना है। सॉल्वेंट कितना है, 80 ग्राम। मोलर मास सॉल्वेंट कुछ भी बोला नहीं तो हमेशा आप वाटर ही कंसीडर करेंगे। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 5 इंटू 18 इंटू 2.5 अपॉन 80 इंटू 0.04। तो कैलकुलेट कीजिए 5 इंटू 18 इंटू 2.5 अपॉन 8 इंटू 4। कैलकुलेट करेंगे तो नियर बाय आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 70 ग्राम पर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको 3 कंटेनर गिवन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी फिल्ड है। यहाँ पर ड्राई एयर पास कर रहे हैं
और इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन ए के मास में 1 ग्राम का लॉस हो रहा है, सॉल्यूशन बी के मास में 0.5 ग्राम का गेन हो रहा है एंड सॉल्यूशन सी के मास में 1 ग्राम का लॉस हो रहा है। इधर एनहाइड्रस CaCl2 इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। बोला है इफ सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट विद सेम मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे वॉल्यूम सिमिलर है और इनके अंदर सॉल्यूट का मास भी क्या है, सिमिलर है, इज यूज्ड, देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 3 सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 3 सॉल्यूशन एंड मोलर मास ऑफ 3 सॉल्यूट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है, बिकॉज सॉल्यूट डिफरेंट है तो उनके मोलर मास भी क्या मे बी डिफरेंट होंगे। तो पहले इसको एनालाइज कीजिए, असेंबली जो गिवन है, इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको एनालाइज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। यस देखिए, अभी इससे पहले जो हमने वॉस्फोर्ड-वॉकर मेथड बताया था उसके बेसिस पर ही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन जब आप ड्राई एयर पास करें तो ये हीट होगा, इसके मास में कुछ लॉस होगा, यहाँ से इसका वेपर इधर जाएगा और इसको हीट करेगा, इसके मास में कुछ लॉस या कुछ गेन होगा, वो डिपेंड करेगा इनके वेपर प्रेशर के डिफरेंस पर। कि अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ तो इधर से जाने वाला अमाउंट ज्यादा होगा और आने वाला अमाउंट कम होगा, तो इसके मास में ओवरऑल लॉस होगा। और अगर इसका वेपर प्रेशर कम हुआ तो जाने वाला अमाउंट कम होगा और आने वाला अमाउंट ज्यादा होगा, राइट। कम या ज्यादा किसके, इनके आपस में कंपैरिजन के बेसिस पर, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर जाने वाला अमाउंट ज्यादा है और आने वाला अमाउंट कम है तो यहाँ लॉस होगा, और अगर यहाँ पर जाने वाला अमाउंट कम है और आने वाला अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ पर गेन होगा। तो यहाँ पे बोला है सॉल्यूशन ए के मास में 1 ग्राम का लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मास में लॉस है उसको इक्विवेलेंट टू वेपर प्रेशर कंसीडर करेंगे। तो ए के वेपर प्रेशर को हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के वेपर प्रेशर को पीबी से एंड सी के वेपर प्रेशर को पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सॉल्यूशन के मास में लॉस हो रहा है, तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन ए। तो सॉल्यूशन के मास में जो लॉस होगा किस पे डिपेंड करेगा, बिकॉज यहाँ से केवल ड्राई एयर पास हो रही है तो इसका केवल वेपोराइजेशन ही होने वाला है, यहाँ पे कुछ आने वाला नहीं, केवल जाना ही है, तो इसके मास में डेफिनेटली लॉस होगा। तो किसके इक्वल, इसके वेपर प्रेशर के इक्वल, और कितना लॉस दे रखा है आपको 1 ग्राम। जो लॉस है वो इक्विवेलेंट टू यहाँ पे मास में लॉस वेपर प्रेशर के इक्वल यहाँ पर कंसीडर किया गया है। सेकंड बोला है 0.5 ग्राम गेन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, गेन इन मास ऑफ सॉल्यूशन बी। अब यहाँ पे इसके मास में गेन कब होगा, जब आने वाला अमाउंट ज्यादा हो और जाने वाला अमाउंट कम हो, यानी इधर से अमाउंट कम जा रहा हो इधर ज्यादा आ रहा हो तभी तो गेन होगा। इनपुट यहाँ पर ज्यादा हो और आउटपुट कम हो तो ही यहाँ पर गेन हो सकता है। तो अगर यहाँ पे जाने वाला अमाउंट ज्यादा कम है, इसका मीन यहाँ से वेपोराइजेशन इसका कम हो रहा है और इधर से जो वेपोराइज होके आ रहा है वो ज्यादा है, इसका मीन इसका वेपर प्रेशर ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि PA माइनस PB, बी का वेपर प्रेशर कम है और ए का ज्यादा है तभी तो यहाँ पे गेन होगा। तो अगर 10 ग्राम आ रहा है और 5 ग्राम जा रहा है तो कितने का गेन हुआ, 5 ग्राम का। अब वो कितने का गेन गिवन है, 0.5 ग्राम का, ठीक है। सी बोला है 1 ग्राम का लॉस हो रहा है, यानी जाने वाला अमाउंट ज्यादा होगा और आने वाला अमाउंट कम होगा। सो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन सी, तो यहाँ पे जाने वाला अमाउंट ज्यादा है, आने वाला कम है, यानी जो जा रहा है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और जो आ रहा है उसका वेपर प्रेशर कम है। तो पीसी माइनस पीबी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 ग्राम के इक्वल, ठीक है। तो पीए 1 ग्राम के इक्वल लिया है, तो पीए 1 ग्राम के इक्वल है, तो यहाँ से आप पीबी भी निकाल सकते हैं। सो पीए यहाँ पे आप यूनिट को बिल्कुल नेगलेक्ट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इक्विवेलेंट कंसीडर किया है। तो हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। पीए कितना है, 1 है, पीबी कितना हो जाएगा, पीबी इक्वल टू पीए माइनस 0.5 मींस 1 माइनस 0.5 कितना होगा, 0.5 एंड पीसी कितना होगा, पीबी प्लस 1। पीबी आपको कितना मिला, 0.5, तो पीसी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.5। तो पीए आपको मिला, पीबी आपको मिला और पीसी आपको मिला। तो यहाँ से आप वेपर प्रेशर को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है यहाँ पे, पीसी, देन पीए, देन पीबी। क्लियर। तो यहाँ पे जैसा आपको बताया कि आप जो लॉस हो रहा है उसको वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट या जो गेन हो रहा है उसको वेपर प्रेशर डिफरेंस के इक्विवेलेंट कंसीडर ही करेंगे। तो यहाँ पे पीसी, पीए और पीबी आपको इनका वेपर प्रेशर का रिलेशन मिल जाएगा। सेकंड बोला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
अब यहाँ पे देखिए मोल्स ऑफ सॉलिड को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आपको बोला है यहाँ पे सेम वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, डिफरेंट सॉल्यूट है, बट यहाँ पे सॉल्यूट का मास सभी में क्या है, सिमिलर है। तो सॉल्यूट के मास को सिमिलर मानते हुए अगर हम यहाँ पे बात करें तो जहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका मींस क्या है, वहां पे सॉल्वेंट के वेपोराइज सॉल्यूशन के वेपोराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मींस वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, कम होंगे। तो जहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम है वहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है वहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आप सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूट क्या करता है, वहां पे यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है, सरफेस पे से सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल को रिप्लेस कर देता है। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट के मोल्स वहां पर आप ऐड करेंगे उतने सॉल्वेंट के पार्टिकल रिप्लेस होंगे, उतना ही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जहां पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा है इसका मीन सॉल्यूट कम ऐड किया गया होगा। तो मोल्स ऑफ सी, यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर जा रहा है तो सी के अंदर सॉल्यूट के मोल्स सबसे कम होंगे, देन फिर ए में, देन फिर बी में सॉल्यूट के मोल्स सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि उसका वेपर प्रेशर सबसे कम है। नेक्स्ट आपको बोला है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पे सेम मास आपको सॉल्यूट का ऐड किया था, मोल्स क्या होता है यहाँ पे, मास बाय मोलर मास। ठीक है, मास तो सबका सिमिलर है तो मोल्स किस पे डिपेंड करेगा, मोलर मास पे। आपको मोल्स का रिलेशन पता है, मोल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो पता है, तो मोल्स का रिलेशन पता है तो मोलर मास का रिलेशन आप यहां से निकाल सकते हैं। जिसका मोलर मास ज्यादा वहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सबसे कम होंगे। तो जहां पे सबसे मोल्स कम होंगे तो मोलर मास ऑफ सी सबसे ज्यादा होगा, देन मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, देन मोलर मास ऑफ बी सॉल्यूट का सबसे कम होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले डेफिनेशन की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हालांकि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हम कब बोलते हैं, जब वेपर प्रेशर, अच्छा पहले हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का कब आता है, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होता है, जब लिक्विड का वेपर, नोट कीजिएगा, लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। सेकंड हम बात करें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब बोला जाता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तब बोलेंगे जब पी एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो, यहाँ पर 1 atm के बराबर हो। तो जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर यानी एक्सटर्नल प्रेशर अगर 1 atm है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट टर्म कब यूज में लेते हैं, जब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के इक्वल ना हो, P external नॉट इक्वल टू 1 atm। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के इक्वल ना हो तो उस बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हालांकि टॉपिक तो हमारा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बट क्यों इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, इंक्रीज ही क्यों हो रहा है। तो हम यहाँ पे पहले बात करें, हमने वेपर प्रेशर की बात की थी। जब भी आप वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया था कि इसकी सरफेस पे सपोज 200 मोल वाटर के हैं, जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो वेपर में 100 मोल वेपर के प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर P एक्सटर्नल 1 atm के बराबर है, राइट। और यहाँ पर सपोज जो वेपर प्रेशर है वो आपको 1 atm के बराबर मिल गया, राइट। और टेम्परेचर कंसीडर कर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर है। तो जब यहाँ पे वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाटर यानी जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो हमें ये पता है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इसका डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सरफेस पे वोलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे वेपोराइज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो सपोज हमने यहाँ पे 100 मोल ग्लूकोज मिलाया, राइट। तो 100 मोल ग्लूकोज मिलाया तो सपोज सरफेस पर यहाँ पे 20 मोल ग्लूकोज के आ गए, तो रिमेनिंग क्या रहेंगे, यहाँ पे 180 मोल वाटर के रहेंगे।
तो हम ये मान लेते हैं कि सपोज जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो 90 मोल वाटर यहाँ पर वेपर के प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर अब इस कंडीशन में 90 मोल ऑफ वाटर की वजह से जो प्रेशर है, हम मान लेते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर 0.9 atm आपको मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर ये हम सेम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अभी भी हमने 100 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए हमने यहाँ पे 100 मोल ऑफ ग्लूकोज मिला है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना मिला 0.9 atm। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है यहाँ पे 1 atm। तो क्या अभी यहाँ पे लिक्विड वेपोराइज लिक्विड बॉईल होगा क्या? हम क्या बोलते हैं, बॉईल कब होता है जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। तो वेपर प्रेशर 0.9 atm, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm। तो क्या ये लिक्विड अभी बॉईल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं है। तो अब लिक्विड को बॉईल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके वेपर प्रेशर को किसके बराबर 1 atm के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमें इसके वेपर प्रेशर को 0.9 से 1 atm करना है तो हमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के या सॉल्वेंट के वेपोराइज करने पड़ेंगे। तो ज्यादा मोल्स वेपोराइज करने पड़ेंगे तो उसके लिए हम क्या करें, हमें पता है H2O लिक्विड से जब आप H2O गैस में भेजते हैं तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो अगर आपको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन भेजनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 डिग्री पे तो 0.9 atm मिल रहा है, कब, जब आपने वोलेटाइल के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। तो अगर आपको यहाँ पर वेपर प्रेशर को 1 atm करना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, 100 में कुछ अमाउंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। सपोज हमने यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना हो गया 1 atm। तो यहाँ पे इनिशियली सॉल्वेंट का वेपर बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 110, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट क्या था हमारा, जब हमने वेपर प्रेशर की बात की थी कि जब भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सरफेस पे से यहाँ पे वेपोराइज होने वाले पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से रिप्लेस हो जाते हैं। तो वहां पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसको एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि ये बॉईल हो सके। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो जाता है। ये तो हमने बात की ग्लूकोज की। सपोज इसमें अगर हमने NaCl मिलाया होता, यहाँ पे अगर हमने 100 मोल NaCl मिलाया, सेकंड कंडीशन की हम बात करें, 100 मोल अगर आपने इसके अंदर NaCl मिलाया तो कितने आयंस हो जाएंगे, 200 आयंस यहाँ पर हो जाएंगे। तो 200 आयंस होने के बाद मान लेते हैं कि सरफेस पे 40 मोल आयंस हैं, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कितना रह जाएगा 160 मोल वाटर के रह जाएंगे, राइट। तो अगर यहाँ पे 160 मोल सॉल्वेंट के रह गए तो जब यहाँ पे 200 मोल थे तो यहाँ पे 100 मोल वेपोराइज हो रहे थे। हमने माना कि 180 मोल पे 90 मोल वेपोराइज हो रहे हैं, मान लेते हैं कि 60 मोल पे कितने 80 मोल वाटर यहाँ पर वेपोराइज हो रहे हैं। तो अब अगर 80 मोल वेपोराइज हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट इसका वेपर प्रेशर कितना है 0.8 atm। तो क्या यहाँ पे बॉईल हो पाएगा क्या, नहीं। अभी एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm। तो अगर बॉईल होना है तो वेपर प्रेशर को किसके बराबर रखना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 0.9 के रेस्पेक्ट में 0.8 कम है तो आपको इससे भी ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे देखिए इसको वेपोराइज करना पड़ेगा। तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा मिलेगा। तो सीधा सीधा स्टेटमेंट क्या है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होता जाएगा, वेपर प्रेशर वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा आपको बॉईल करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या है, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अभी आपने किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे आप वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, सपोज आपने 100 मोल यहाँ पे कोई वाटर का अमाउंट लिया, सपोज 1 kg, उसके अंदर 10 मोल सॉल्यूट मिला दिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने 10 मोल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और मिला दिया तो वहां पे वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे बढ़ता जाएगा
बॉइलिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड या मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला है कि जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम टीबी नॉट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के लिए बोलेंगे टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी 110 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टीबी क्या होगा, एलिवेशन कितने से हुआ 10 डिग्री से, तो 10 डिग्री क्या होगा टीबी माइनस टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा टीबी की बात करें तो डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से आप सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर देंगे तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। अब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट के मोल्स मिलाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि elevation in boiling point delta TB is directly proportional to molality of solution। तो जैसे जैसे मोलेलिटी सॉल्यूशन की बढ़ेगी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में बढ़ेंगे तो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा विच इज Kb इनटू मोलेलिटी। Kb इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है, वो अभी हम लिख लेंगे। अभी हम बात करें यहाँ पे जहां पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहे हैं, हो सकता है सॉल्यूट एसोसिएट हो रहे हो या डिसोसिएट हो रहे हो या ना हो रहे हो, बट फिर भी हम क्या करते हैं, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आते हैं वहां पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोलेलिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको अगर हम यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलेलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहां से डेल्टा टीबी तो हमें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, आई हमें पता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, स्मॉल एम क्या है मोलेलिटी, केबी की हम बात करें केबी क्या होगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, राइट। अब यूनिट क्या होगा यहाँ पे केबी का, अगर आप केबी की यूनिट की बात करें तो केबी का यूनिट क्या होगा यहाँ पे डेल्टा टीबी अपॉन आई इंटू एम। तो आई तो क्या है यहाँ पे कोई नंबर को बता रहा है, वो यूनिट प्लेस है। जो डेल्टा टीबी है वो क्या है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही क्या है यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा। तो या तो डिफरेंस आप केल्विन में ले लीजिए या डिग्री सेल्सियस में ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डिफरेंस आप यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री का डिफरेंस लेंगे तो भी 10 डिग्री आएगा, 273 एंड 283 का डिफरेंस लेंगे तो भी 10 डिग्री ही डिफरेंस आने वाला है या 10 केल्विन ही डिफरेंस आने वाला है। तो डिफरेंस यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सिमिलर होता है। तो यहाँ पे यूनिट की बात करें तो केबी का यूनिट क्या होता है, केल्विन अपॉन मोलल। मोलल को आप क्या ले सकते हैं, मोल पर केजी। तो यहाँ पे केबी का यूनिट या मोलल एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल। या फिर आप इसको बोल भी सकते हैं केबी का यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस पर केजी पर मोल भी आप इसको बोल सकते हैं। दोनों ही यूनिट यहाँ पर सही है, क्योंकि के क्या है यहाँ पे जो ये डेल्टा टीबी से आ रहा है के या डिग्री सेल्सियस, ये क्या है केवल डिफरेंस है, राइट। तो डिफरेंस आप डिग्री सेल्सियस में लीजिए, केल्विन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम केबी की बात करें तो केबी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है।
तो अगर हम केबी की बात करें, केबी केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। जनरली क्वेश्चन में आपको केबी का वैल्यू गिवन रहता है, अगर गिवन ना हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जिससे आप केबी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केबी का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज में लेंगे अगर आपको रिक्वायर्ड रहता है तो। जनरली तो केबी का वैल्यू आपको गिवन रहेगा। तो केबी क्या होता है, आर टीबी नॉट स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। इसके डेरिवेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। जनरली तो ये हमें फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी पड़ती है तो इसलिए हम फॉर्मूला ले रहे हैं। तो आर टीबी नॉट स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। आर है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टीबी नॉट है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज ये सॉल्वेंट के लिए है। केबी का वैल्यू सॉल्वेंट के लिए होता है तो सारी चीजें यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए ही होगी। टीबी यहाँ पे टीबी नॉट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कैपिटल एम क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच वेपोराइजेशन यानी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पे इसको आप लेटेंट हीट की टर्म में भी लिख सकते हैं अगर आप यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को मोलर मास से डिवाइड कर दें। तो डेल्टा एच क्या होगा, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर मोल या जूल पर मोल की टर्म में। अगर यहाँ पे लेटेंट हीट की बात करें तो डेल्टा एच अपॉन मोलर मास। यहाँ पे अगर वेपोराइजेशन सॉल्वेंट का पूछा है तो मोलर मास यहाँ पे किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है कैलोरी पर ग्राम या जूल पर ग्राम। यहाँ पे यूनिट का बिल्कुल खास ध्यान रखें। अगर आपको यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन देके केबी का वैल्यू कैलकुलेट करना हुआ तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको जो हीट दे रखी है उसका यूनिट क्या है। अगर यूनिट कैलोरी पर मोल या जूल पर मोल हुआ तो वो यहाँ पे एंथैल्पी होगा, और अगर कैलोरी पर ग्राम या जूल पर ग्राम हुआ तो वो क्या होगा, लेटेंट हीट होगा। M क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा डी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू आपको पता है या तो 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। नियर बाय यहाँ पे आपको इजी कैलकुलेशन के लिए 25/3 भी ले सकते हैं या फिर 1.98 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। कौन सा वैल्यू यूज में लेना है वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे डेल्टा एच या लेटेंट हीट का यूनिट कैलोरी में दे रखा है जूल में। अगर कैलोरी में दे रखा है तो 2 यूज में लेना है, और अगर जूल में दे रखा है तो 8.31 यूज में लेना है। अगर हम वाटर के लिए केबी की बात करें, वाटर का केबी कैसे होगा, क्या होगा, तो उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। वाटर का जो लेटेंट हीट होता है इवेपोरेशन का वो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये ध्यान रखें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमेशा केल्विन में ही पुट करना होता है, 373 केल्विन। तो केबी क्या होगा, आर टीबी नॉट स्क्वायर इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या मोलर मास को एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेटेंट हीट। तो R कितना 2 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कैलोरी में आपको दे रखा है 2 इंटू 373 इंटू 373 अपॉन 1000 इंटू 540, तो ये 0.52 केल्विन केजी पर मोल मिलता है। तो वाटर के लिए केबी का वैल्यू क्या होता है वो आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो एलिवेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, आपको सॉल्यूट के मोल्स पर। जैसे जैसे सॉल्यूट के मोल्स मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और वेपर प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ेगा। तो सपोज हम अगर ऐसा कंसीडर करें कि किसी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सपोज 1 atm था, राइट। आपने इसमें सपोज सॉलिड मिलाया यहाँ पर 1 मोल, तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर सपोज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया सपोज 0.9 atm, राइट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है TB वो प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस यानी 273, ये हो गया सपोज 280, ठीक। अब यहाँ पे आपने सपोज 5 मोल सॉल्यूट के मिला है, तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट के मोल्स मिलाते जाएंगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पीएस कितना हो गया 0.8 atm। तो जैसे जैसे सॉल्यूट के मोल्स मिलाएंगे वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे सपोज ये 290 हो गया। आपने यहाँ पे टोटल 10 मोल सॉल्यूट के मिला दिए, तो वेपर प्रेशर सपोज मान लेते हैं कितना हो गया 0.7 atm। तो यहाँ पे सपोज ये 300 केल्विन हो गया। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट के मोल्स मिलाएंगे वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जो टीबी था, टीबी नोट था वो कितना 273 था। तो पहला डेल्टा टीबी1 कितना 280 माइनस 273 कितना हुआ, ये 7। सेकंड डेल्टा टीबी2 की बात करें तो कितना होगा 290 माइनस 273 कितना हुआ 17। थर्ड हम बात करें डेल्टा टीबी3 कितना हुआ 27। तो डेल्टा जैसे जैसे सॉलिड मिला रहे हैं डेल्टा टीबी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम डेल्टा पी की बात करें तो इनिशियली डेल्टा पी की बात करें तो डेल्टा पी क्या होगा पी नॉट माइनस पी एस, राइट। तो डेल्टा P1 इनिशियली डेल्टा P कितना था P नॉट माइनस पी एस 0.1। सेकंड डेल्टा P सेकंड कंडीशन में डेल्टा P कितना हुआ P नॉट माइनस पी एस 0.2। थर्ड में डेल्टा P क्या हुआ यहाँ पे P नॉट माइनस पी एस डेल्टा 0.3।
तो जैसे जैसे डेल्टा पी बढ़ रहा है डेल्टा टी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी भी क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डेल्टा टी भी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो स्टेटमेंट लिखिएगा यहाँ पर कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो प्यारे बच्चों जो आज हमने पढ़ा है उसको आप ठीक से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि जब हम इसके क्वेश्चंस करें तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरी तरीके से प्रिंट हो चुके हों। बाकी जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।